आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, विच आर रॉक्स, चट्टाने। इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि चट्टाने क्या होती हैं, क्या उनका मीनिंग है, डेफिनेशंस देखेंगे कुछ। उसके अलावा इनकी क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की होती है। और जो लास्ट रहेगा हमारा इस सेशन में वो रहेगा रॉक साइकिल, चट्टानी चक्र। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। सबसे पहले तो हम यही बात कर लें कि चट्टाने होती क्या हैं। तो देखिए, लिथोस्फेयर, स्थल मंडल जिसे हम बोलते हैं, हमने पृथ्वी की जब 3 लेयर्स के बारे में बात की थी तो उसमें आया था क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट की ऊपरी लेयर रहती है, जिसे हम, जो विजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं, उसका निर्माण करने वाले जो जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चट्टाने, रॉक्स। जो ये कठोर मंडल है, इसका निर्माण ही चट्टानों से हुआ है। तो नॉर्मली हम ये मान लेते हैं कि चट्टान अगर शब्द तो जरूर कुछ ना कुछ हार्ड मटेरियल ही होगा, बट ऐसा नहीं है। भूमि का निर्माण करने वाले वो सभी प्राकृतिक पदार्थ चट्टान कहलाएंगे, चाहे वे कठोर हो ग्रेनाइट की भांति, या वो क्ले की तरह बिल्कुल मुलायम हो। ठीक है, चाहे बजरी हो चाहे रोड़ी हो, किसी भी प्रकार के पदार्थ जिन्होंने स्थल मंडल का निर्माण किया है उन्हें हम रॉक्स कहते हैं, चट्टाने कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस बुक्स में मिल जाती हैं आपको। वॉरचेस्टर हैं जो कि काफ़ी फेमस ज्योग्राफर रहे हैं। उनके अनुसार लगभग सभी चट्टानों में 2 या 2 से अधिक खनिज मिलते हैं, और कई बार एक खनिज से भी इनका निर्माण हो सकता है। तो खनिजों खनिजों के माध्यम से ही हमारी रॉक्स बनेंगी। मिनरल्स जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तभी निर्माण हो पाएगा रॉक्स का। और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमारे पृथ्वी पर, लेकिन मेनली जिन्हें हम जो फेमस मानते हैं वो है हमारे 12 मिनरल्स। उन्हीं 12 मिनरल्स से अधिकतर रॉक्स की रचना हुई है। अब जो बेसिक है इस लेसन में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, के चट्टाने जो हैं उन्हें हम किन 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। 3 कैटेगरीज आपके सामने दिख रही होंगी आपको, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का नाम पहले आता है, मेटामॉर्फिक मोस्टली 3rd नंबर पे माना जाता है। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादी सेडिमेंट्री को हम बोलेंगे, और मेटामॉर्फिक क्या रहती है? परिवर्तित चट्टाने, परावर्तित चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने इन्हें हम बोल सकते हैं। देखिए आगे। तो नंबर वाइज हम शुरुआत कर लेते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की। नाम से ही पता लग रहा है इग्नियस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से इसको हमने डिराइव किया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। यानी कि ऐसी रॉक्स जिनका निर्माण पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो बिल्कुल तरल द्रव्य है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, उसके ठंडा होकर ठोस हो जाने से हुआ है। यानी कि जब भी वल्केनिक एक्टिविटी हुई, जब भी अंदर का मैग्मा बाहर आया, क्रस्ट से बाहर आया, और उसके बाद वो सॉलिड हो गया, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस के बाद जब वो ठंडा होके जम गया, तो उससे जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और हम ये मानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले यही रॉक्स बनी थी, क्योंकि हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो थी जब शुरुआती अवस्था में थी तो वो बिल्कुल मोल्टन अवस्था में थी। उसके बाद धीरे धीरे जो ऊपरी लेयर थी वो ठोस हुई, ठंडी हुई। गर्म पहले थी, उसके बाद बहुत करोड़ों वर्षों का समय लगा, और उसके बाद फिर वो ठंडी होकर सॉलिड हो गई। तो इसलिए जो सबसे पहले रॉक्स बनी उन्हें हम इग्नियस रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स ही बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी रॉक्स को भी हम 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। अगर जो मैग्मा है, अगर वो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही कहीं जम गया है, तो उससे जो निर्माण होगा चट्टानों का उन्हें हम इंट्रूसिव बोलते हैं, यानी कि अंदर ही फॉर्मेशन हो गई है रॉक्स की। लेकिन अगर वो लावा बाहर आके जम जाएगा और विभिन्न लैंडफॉर्म्स बनाएगा तो उन्हें हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव को हम बोलते हैं बाह्य, और इंट्रूसिव कहलाएंगे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टाने। देखिए, इंट्रूसिव की ही हम बात कर लेते हैं। पहले इंट्रूसिव का मतलब मैंने बता ही दिया, जब भी मैग्मा धरातल के ऊपर ना पहुंच पाए, सिर्फ नीचे ही रह जाता है, और अलग अलग डेप्थ के ऊपर वो ठंडा होकर ठोस हो जाएगा, तो जो भी रॉक्स बनेंगे उन्हें हम इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, गैब्रो, ग्रेनाइट बहुत ही फेमस है, डायोराइट, ये नाम आपको याद रखने हैं।
और फिर इन्हीं इंट्रूसिव को भी फर्दर हमने दो पार्ट्स में बांटा है। देखिए, प्लूटोनिक और जो नेक्स्ट है वो है हिप्पाबेसल। दोनों इंट्रूसिव ही हैं, यानी कि धरातल के अंदर ही जम के जब रॉक्स बनेंगी। लेकिन इंट्रूसिव में प्लूटोनिक वर्ड हम कब डाल देंगे? प्लूटोनिक का मतलब है पाताल देवता, प्लूटो शब्द से बना है ये, यानी कि बिल्कुल गहराई में। कई बार हम पाताल लोक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि बिल्कुल स्तन मंडल में काफी गहराई के ऊपर जब लावा के जमने से कोई रॉक बनेगी तो वो प्लूटोनिक रॉक कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत गहराई पर ना हो, लगभग 2 किलोमीटर की गहराई के आसपास अगर मध्य में कोई चट्टान बन रही है, इग्नियस रॉक बन रही है, तो उसे हम बोलते हैं हिप्पाबेसल। हिंदी में इसे मध्यवर्ती चट्टानें भी बोल सकते हैं। तो ये तो इंट्रूसिव के पार्ट थे। और उसके बाद आ जाता है, हम ये देखिए दोनों में कंपैरिजन है, इसको देख लीजिएगा आप। और उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सट्रूसिव, यानी कि बाह्य चट्टानें, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। जब भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा धरातल के ऊपर लावा आकर ठंडा होगा, सॉलिड हो जाएगा, तो उससे जो रॉक्स बनेंगी उन्हें हम ज्वालामुखी चट्टानें बोलेंगे। ब्लैक कलर की रहती हैं, रेड कलर की रहती हैं ये रॉक्स। ठीक है, बेसाल्ट इसमें काफी फेमस माना गया है। रॉयलाइट भी आप देख रहे हैं, बेसाल्ट भी इसका फेमस एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, इन्हीं इग्नियस रॉक्स को हमने दो फर्दर कैटेगरीज में बांटा है, जिन्हें हम सिलिका के ऊपर बेस्ड बोल देते हैं कि सिलिका की मात्रा कितनी है रॉक्स में। इस पे आधारित रहेंगी दो कैटेगरीज। ये एसिडिक आप देख रहे हो, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बेसिक। तो एसिडिक कौन सी रहेंगी? एसिडिक को बोलते हैं अम्ल, हिंदी में अम्ल बोला जाता है इसे, अधिसिलिक। यानी कि जब भी चट्टानों के अंदर सिलिका की मात्रा 65% से 85% तक अगर रहे, यानी कि सिलिका ज्यादा है, आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जब भी इग्नियस रॉक्स में सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा अगर रहेगी, तो उनका जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा। इसलिए हम उन्हें एसिडिक या अम्लीय चट्टानें बोलते हैं। काफी जो फेमस है इसका एग्जाम्पल वो ग्रेनाइट है, एक ऑब्सीडियन भी इसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं हर कैटेगरी के। और इसके बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगी? बेसिक, जिसे हम क्षारीय बोलते हैं। क्षार की मात्रा मतलब ज्यादा रहेगी, सिलिका की मात्रा कम रहेगी। तो इसमें सिलिका कम है तो ऑटोमेटिकली मात्रा किसकी ज्यादा हो जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, इस टाइप के मिनरल्स इसमें ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका बेसाल्ट और गैब्रो। गैब्रो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका। बेसिक और बेसाल्ट, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा कि बेसिक में बेसाल्ट एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद देखिए, हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स बनेंगे जब भी जमीन के अंदर जम रहा है लावा। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पढ़े थे ना कि हिप्पाबेसल भी होंगे, कुछ प्लूटोनिक रहेंगे। तो उसमें फर्दर फिर हमने उन्हें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि किस शेप में लावा जम रहा है, किस शेप में मैग्मा जम रहा है। अगर वो कोई ना कोई एक ऐसी स्पेसिफिक शेप ले लेता है, तो उन्हीं शेप्स को हमने कुछ नाम दिए हैं ज्योग्राफी में, जिन्हें आपको याद रखना। इन्हें हम मासेज ऑफ इग्नियस रॉक्स बोलते हैं कि इग्नियस रॉक के ये मासेज हैं अलग अलग। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, एग्जाम में अगर आए तो आप एज इट इज बनाइएगा। अलग अलग लेयर्स में आपको दिख रहा है जमे हुई। बैथोलिथ आप देख सकते हो सबसे नीचे, बैथोलिथ ये क्या रहता है? मैग्मा का सबसे बड़ा जमाव है, जो अत्यंत गहराई में मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा फीचर रहता है ये नीचे, सबसे बड़ी आकृति आपको यही मिलेगी। इसका जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इडाहो राज्य है, जहाँ पे लगभग 40,000 किलोमीटर स्क्वायर में एक बैथोलिथ फैला हुआ है। और कई बार ये नजर कब आते हैं? जब ऊपर की लेयर्स का जो है वो अपर्दन हो जाता है। जो जैसे अभी ऊपर की लेयर्स आपको दिख रही हैं, मान लीजिए किसी कारणवश ये अपर्दित हो गई, वेदरिंग प्रोसेस से ये अगर हट गई हैं, तो जो नीचे का पैथोलिथ फिर वो धरातल के ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद रहता है स्टॉक। बैथोलिथ को ही आप छोटा मान लीजिए, बैथोलिथ की छोटी जो आकृति रहेगी वो कहलाता है स्टॉक। उसके अलावा लैकोलिथ रहता है। लैकोलिथ आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, घुमदाकार शेप, छतरी नुमा शेप होती है इसकी। ठीक है, जो कि एक नली के द्वारा मैग्मा भंडार से जुड़ी रहती है। एक नली नीचे की तरफ आपको दिख रही होगी। इसी नली में जो बिल्कुल आपको बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन में आपको नजर आ रहा है वो है डाइक। इसके अलावा आपको सिल नजर आ रहा होगा, ये आपको सब याद रखने बहुत सिंपल से हैं। उसके अलावा फेकोलिथ होता है,
लेपोलिथ रहता है। जो लेकोलिथ है, लेकोलिथ क्या है, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। अगर इसी लेकोलिथ को हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे तो बन जाएगा लेपोलिथ। अगर यही लहरनुमा आकृति बना लेंगे तो बन जाएगा फेकोलिथ। उसके अलावा सिल आपको नजर ही आ रहा जब ओरिजेंटल जमाव होगा। हाइट डाइक कब होगा, जब वर्टिकल जमाव होगा। तो ये सारी की सारी आकृतियां जो है वो इंट्रूसिव आकृतियों में मानी जाती है, इनके ऊपर प्रश्न आ भी जाता है। अब हम देखिए, हमने सभी इग्नियस रॉक्स की बात कर ली। अब इन्हीं इग्नियस रॉक्स का इकोनॉमिक यूज क्या है। बहुत यूज है क्योंकि बहुत कठोर चट्टानें हैं, बड़ी कॉम्पैक्ट रहती हैं, इसलिए टिकाऊ भी होती हैं। हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं जब भी घर बनाए जाते हैं, उसमें बहुत अधिक इनका जो है यूज किया जाता है। इनमें लेयर्स नहीं होती इसलिए बहुत अधिक हार्ड रहती है। याद रखिएगा, ये ऐसी चट्टानें हैं जिसमें लेयर्स नहीं होती। इसके आगे जो हम बाकी के दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे उनमें लेयर्स रहती हैं, लेकिन इनमें लेयर्स नहीं होती। कंपैरिजन भी आता है कई बार कि आग्नेय और अवसादी को आप कंपेयर कीजिए, तो वहां पे आप इनके कंपैरिजन बता सकते हैं। उसके अलावा क्या है, इनमें पोर्स नहीं होते, पोर्स इनमें नहीं होते, छेद नहीं होते इनमें, इसलिए जल इनमें प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि जल को सोखने की क्षमता इनमें नहीं रहती। उसके अलावा क्या रहता है, इनके अंदर फॉसिल्स भी नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ये तब बनी थी जब जीवन था ही नहीं पृथ्वी पर। मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, जो हमने लास्ट हमने सेशन किया था उसमें हमने, जब हमने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की बात की तो मैंने यही बताया था कि पृथ्वी जो थी प्रारंभ में बहुत सालों तक क्या रही, बिल्कुल मोल्टन अवस्था में। उसके बाद उस धीरे धीरे उसका जमाव होता चला गया और ठंडी होती चली गई। और ठंडे होने के बाद जो चारों ओर बनी चट्टाने, वो चट्टाने ही इग्नियस रॉक्स हैं। और उसके तो फिर बहुत करोड़ों वर्षों के बाद जीवन शुरू हुआ था पृथ्वी पर। और उन्हीं जीवित उनसे क्या बने हैं, फॉसिल्स बने हैं। तो वो फॉसिल्स आपको फर्दर जो आगे रॉक्स बनेंगे उसमें तो मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पहली हमारी प्राइमरी रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, उनके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते। फॉसिल का मतलब रहता है जीवों के अवशेष, वो इनमें नहीं होते, इस चीज को याद रखिए। इसके अलावा मैंने बताया ही, क्योंकि बहुत हार्ड रॉक्स है तो इसलिए जो वेदरिंग के प्रोसेसेस हैं, वेदरिंग का प्रोसेस क्या रहता है कि चट्टानों का टूटना फूटना, वो इस पे सबसे कम इफेक्टिव होगा, ठीक है, तो क्योंकि हार्ड रॉक्स हैं। उसके अलावा मिनरल्स बहुत मिलते हैं, मैंने बताया ही, मिनरल्स बहुत अधिक मिलते हैं इन रॉक्स के अंदर। और सिलिका की बात हमने की थी कि सिलिका की मात्रा के अनुसार ही इनका कलर जो है वो वेरी करेगा। सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना इनका रंग हल्का हो जाएगा, और सिलिका की मात्रा कम होगी तो रंग गहरा होगा, क्योंकि सिलिका कम है तो बढ़ेगी किसकी मात्रा, लोहे की, और उससे फिर डार्कर शेड होती चली जाएगी। इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, और जो इनके इकोनॉमिक यूज है मैंने बता ही दिया कि बहुत अधिक खनिज इनके अंदर मिलते हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, निकल, प्लेटिनम, मैग्नीज, लोहा, जितने भी हमारे सबसे बहुमूल्य खनिज हैं वो सारे ही तो हमें आग्नेय रॉक से मिल रहे हैं। ग्रेनाइट की मैं बात बता रही थी आपको, बेसाल्ट की हम बात कर रहे थे, सड़कों में या जितने भी हम बिल्डिंग मटेरियल है हमारा, उसमें इनका बहुत प्राचीन काल से ही इस्तेमाल होता आ रहा है। और जो सबसे प्रमुख इनके अंदर चीज क्या है कि इन्हीं के अपर्दन से जो है वो ब्लैक सॉइल बनती है, काली मिट्टी, जिसके अंदर कपास, गन्ना, इनकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो थी इनकी प्रॉपर्टीज और इनके इकोनॉमिक यूजेस हैं। और भारत में अगर हम इनके वितरण की बात करें तो जो ग्रेनाइट है सबसे अधिक वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलता है। उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार जो है, वहां पे बहुत अधिक इनकी मात्रा आपको मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने बताई थी आपको इससे पहले भी, वो क्या होंगी कि जो वेदरिंग की प्रोसेसेस रहती हैं, जो इरोजन की प्रोसेसेस हैं, उसके द्वारा अन्य चट्टानों का टूट फूट कर जो है कहीं इकट्ठा हो जाना और लेयर्स में जम जाना। उन लेयर्स का जैसे जैसे अकोमोडेशन होता जाएगा, जैसे जैसे वो जमती चली जाएंगी, तो वो किसका रूप धारण कर लेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसीलिए इन रॉक्स के अंदर क्या मिलती है, लेयर्स। इन्हें हम परतदार चट्टाने भी बोलते हैं, कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है वो जमती चली जाती है। ठीक है, इनमें बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस रहती हैं, चाहे पवन है, चाहे वायु है, चाहे हिम नदियां हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा चट्टाने जो है वो टूटती फूटती हैं, और अवसाद जो है वो उनके कहीं ना कहीं किसी अन्य स्थान पर इकट्ठे होते रहते हैं। जिस स्थान पर वो इकट्ठे होंगे वहां पर बन जाएंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। यही इनकी परिभाषा कहलाएगी।
के प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों का या खनिजों का किसी न किसी रूप में संगठित हो जाना और परतों में जम जाना, उससे जो बनेंगी चट्टानें वो कहलाएंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आपको पिक्स दिख रही होंगी इनकी। एक्यूमुलेशन जहां भी होगा वहीं पे ये बन जाएंगे। तो फर्दर जो है हम इन्हें भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने इग्नियस रॉक्स की बात की थी, वैसे ही इन्हें भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल फॉर्मेशन। मैकेनिकल फॉर्मेशन का मतलब है कुछ ना कुछ यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जब अवसादी चट्टानें बनेगी। इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे देखिए, बहुत आसान से हैं। आपको दिख रहा होगा आपके इस स्लाइड में, प्रूडेशियस दिख रहा है आपको, एरिनेशियस दिख रहा है, और आपको लास्ट में आर्गिलेशियस दिख रहा है। ठीक है, जो वेरी फर्स्ट है उसमें होगा कि जब बहुत बड़े बड़े पत्थरों का आपस में इकट्ठा हो जाना, ये मोस्टली आपको रिवर साइड मिलेंगे, या जब भी कोई रिवर जो है वो पहाड़ से नीचे उतरती हुई जब मैदानी हिस्से में प्रवेश करते, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े जो आपको पत्थर दिखते हैं ना, उन पत्थरों के इकट्ठे हो जाने से वहां पे जो रॉक्स बनेंगे उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जो नेक्स्ट है, जिसे हम रिनेशियस रॉक्स बोल रहे हैं, ये रॉक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर बालू के कण मिलते हैं। ठीक है, जो बहुत ही पतले पतले बारीक कणों से जो मिलके बनेंगी उन्हें, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपल सी बात है, सैंडस्टोन, जिसे हम बलुआ पत्थर बोलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। और जो तीसरी कैटेगरी आपको दिख रही है, इस कैटेगरी को हिंदी में हम बोलते हैं चीका प्रधान, यानी कि दलदली, जो चिकनी मिट्टी के जो बिल्कुल महीन से कण होते हैं वो कंप्रेस होकर जब कोई लेयर बना लेंगे तो जो वो चट्टान बनेगी उसे हम इस कैटेगरी में रखेंगे। शेल है, क्ले, क्ले जिसे हम चीका मिट्टी बोलते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। ये सभी की सभी मैकेनिकल फॉर्मेशन से बनने वाली रॉक्स हैं। उसके बाद जो आपके आ जाएंगी वो कहलाती है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स का रोल जो रहता है। जैसे कि इसमें आपको रॉक साल्ट दिख रहा है एग्जाम्पल में। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो उसमें रॉक साल्ट और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब है चूने का पत्थर, क्योंकि इसके अंदर जो है कैल्शियम रहता है, यानी कि किसी ना किसी जो है मिनरल की कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से जब रॉक्स बनेगी तो उन्हें हम इस कैटेगरी में रखेंगे। तो इसमें रॉक साल्ट आ जाएगा, लाइमस्टोन इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा जो कि आपने प्रवालों के बारे में पढ़ा था, शायद मैंने लास्ट लेसन में कराया था, प्रवाल भित्तियां जो रहती हैं वो इसमें आ जाएंगी। मेनली इसकी दो कैटेगरीज रहती हैं, एक तो रहती है कैलकेरियस और दूसरी रहती है कार्बोनेशियस। जो कैलकेरियस रहेंगी, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, जिसके अंदर चूने की मात्रा होगी, तो चूने में मेनली आपका यही आ जाएगा, कोरल रीफ आ जाएगा, आपका लाइमस्टोन आ जाएगा, और रॉक साल्ट इससे अलग है, लेकिन क्योंकि केमिकल है तो वो इस केमिकल की कैटेगरी में ही हम रखेंगे। और जो दूसरा रहता है जिसके अंदर कोल आ जाएगा, ऑयल शेल्स हैं, एस्फेटिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर रहते हैं, वो इस कैटेगरी में, जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगी। ठीक है, जिस चट्टानों के निर्माण में जो वनस्पतियां हैं वो भी तो कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है ना। हमने कार्बोनिफेरस युग की बात की थी ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में, कि उस युग में क्या हुआ था कि जितनी भी वनस्पतियां थी वो सारी की सारी हलचलों की वजह से जमीन में दब गई, तो उनमें जो कार्बन था सिर्फ वो तो बच गया, बाकी जितने भी तत्व थे वो सारे के सारे झुलस गए थे। तो उसी कार्बन ने लास्ट में अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया था, कोयले में। तो इसी के माध्यम से पीट कोयला बना है, लिग्नाइट कोयला है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पीट को इसमें अलग कैटेगरी में दे रखा, बिकॉज पीट जो रहता है वो लकड़ी से कोयला बनने की फर्स्ट स्टेज है, तो कई बार हम उसको कोयला नहीं मानते, अलग कैटेगरी मान लेते हैं। वैसे बुक्स में आपको कोयले की 4 कैटेगरीज में पीट का भी नाम मिलेगा। तो जो कार्बोनिफेरस युग में जो चट्टानें बनी, उनसे उसमें जो बनी है उसको हम किस कैटेगरी में रख लेंगे, कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानों के अंदर। उसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, जैसे कि नदियों के किनारों पर आपको मिलेंगे जलोढ़ पंख बनते हैं, जलोढ़ शंकु बनते हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियां, तो वहां भी तो रॉक्स बनती हैं। अब डेल्टा का निर्माण कैसे होगा, कहीं कहीं से बहाकर जो मटेरियल लाई है रिवर, वो बाद में उसको लेयर्स में जमा कर देगी। और जहां भी लेयर शब्द की बात आई है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अवसादी चट्टानों की, तो हमारी बन जाएंगी अवसादी चट्टान। रिवर्स बना देती हैं, झीलें बनाती हैं, अपने आसपास की जो झीलें रहती हैं वो अपने तली में जमा करती रहती हैं, और बाद में जब झीलों की तली भर जाती है या वाष्पीकरण के द्वारा जब वो
जल सूख जाता है तो कुछ इस प्रकार की आकृतियां दिखती हैं जो आप अपने स्लाइड्स में देख पा रहे हो। उसके अलावा समुद्र भी बनाता है, समुद्र के अंदर भी तो बहुत सारा जो तलछट है, जितनी भी रिवर्स है लास्ट में समुद्रों के अंदर जाके अपना सारा मटेरियल वो डिपॉजिट करती है। तो वहां भी बहुत सारी रॉक्स बनती हैं अवसादी। उसके अलावा ग्लेशियल रॉक्स हैं, हिमनदियों के माध्यम से बड़े बड़े जो शिलाखंड रहते हैं। मोरेन एक वर्ड का इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में मोरेन बोलते हैं, हिंदी में हम इसे हिमोड बोलते हैं। वो सारा मटेरियल जो एक हिमनदी के द्वारा डिपॉजिट होगा उसे हम मोरेन बोलेंगे, और इसी डिपोजिशन से लास्ट में बन जाएंगी हमारी अवसादी चट्टानें। और सेम ऐसे ही एओलियन रॉक्स होती हैं, वायुड़ चट्टानें, जो कि बहुत तेज गति से चलने वाली जब वायु है वो भारी मात्रा में रेत को कहीं ना कहीं पे जाकर डिपॉजिट कर देगी, तो बाद में वो एक हार्ड रॉक का रूप धारण कर लेगी जिसे हम एओलियन रॉक बोलते हैं। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि एकमात्र सेडिमेंट्री रॉक ये है जिनमें लेयर्स नहीं होती, बाकी हर एक में आपको लेयर मिलेंगी। एकमात्र ये वाली रॉक है जिसमें लेयर नहीं होती, लेकिन ये पार्ट किसका, सेडिमेंट्री रॉक का, बिकॉज ये डिपोजिशन से बनी है। चलिए फिर हम इनकी अगेन विशेषताओं की बात कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। मैंने बताया कि लेयर्स मिलती हैं ये, इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं फॉसिल्स के माध्यम से हम किसका पता लगा सकते हैं, पृथ्वी की आयु का, जो मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि फॉसिल्स के माध्यम से, रेडियो डेटिंग के माध्यम से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पृथ्वी को बने कितने वर्ष हो गए हैं। और क्या विशेषता है इनकी, ये जो है थोड़ी सी नरम रहती हैं, उसके अलावा बहुत जल्दी इनका आवर्धन हो जाता है, बहुत जल्दी ये इनकी बेहतरीन हो जाती है, और इनमें सरंध्र होती हैं, इनमें छेद होते हैं, इसलिए पानी बहुत आसानी से इनके अंदर प्रवेश कर सकता है। और जो इनके इकोनॉमिक यूज हैं यहाँ देख ही रही हो आप, कोल मिलता है इनसे जो कि हमारे आधार रहा है हमारी इकोनॉमी का पिछले बहुत सालों से। अब तो जो उसके अल्टरनेटिव आ गए, लेकिन ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण संसाधन रहा है कोयला, आज भी है। उसके अलावा कोयले से फिर बहुत सारे अन्य पदार्थ भी तो बनते हैं, डिटर्जेंट बनता है, कुछ विस्फोटक बनते हैं। उसके अलावा जो खनिज तेल है वो भी इसी का पार्ट है, क्योंकि इन्हीं शैलों के अंदर मिलता है पेट्रोलियम, और जहां पेट्रोलियम मिलता है जमीन में, जस्ट उसके ऊपर ही प्राकृतिक गैस भी मिलती है। तो इन्हीं परतों की, इन्हीं जो रॉक्स की लेयर्स के अंदर ही पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा आयरन मिलता है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज मिलता है इसके माध्यम से। बलुआ पत्थर की बात हमने की, चूने पत्थर की बात की, जो कि इसी इसी के एग्जाम्पल है। उनका हम बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं भवन निर्माण में, क्योंकि परतदार चट्टानें हैं, इनको खोदना आसान रहता है, तो इसलिए भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए हम इन्हीं चट्टानों से हमारे को सुविधा रहती है। और जो भी उपजाऊ मिट्टियां हैं वो सारी की सारी इन्हीं के वेदरिंग से बनी है। जैसे कि हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है जहाँ पे कृषि संभव हो पाई है इतनी बढ़िया, उसका रीजन यही रहा कि वो सारी की सारी जो अवसादी चट्टानें थी उन्हीं के जो है फर्दर जमाव से ये बनी है। भारत में वितरण कहाँ कहाँ पे है, मैंने बता ही दिया, जो नदरन प्लेन है भारत का वो सारा ही इन्हीं रॉक से बना है। उसके अलावा जो भी समुद्रों के तट हैं वो इन्हीं से बने हैं। तो आप एक सिंपल मैप ड्रॉ करके आप इजीली दिखा सकती हो। आगे हम देख लेते हैं, लास्ट हमारी जो रॉक्स है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक नाम में ही आ रहा है, क्या अर्थ है इसका, ग्रीक भाषा का शब्द है मेटामॉर्फिक, जिसका मतलब है चेंज हो जाना। किस चीज का चेंज होना, फॉर्म का, यानी कि ऐसी रॉक्स जो अन्य चट्टानों के परिवर्तन से बनती। अन्य कौन सी होंगी, आग्नेय या अवसादी, इग्नियस या सेडिमेंट्री। अब ये क्यों बदलेंगी, बदलने के इनके दो कारण हैं, या तो इनमें चेंज होगा थर्मल, या चेंज होता है इनमें डायनामिक। थर्मल चेंज का मतलब क्या होगा, जब बहुत ही हाई हीट के अंदर बहुत ही ऊंचा तापमान अगर आसपास हो गया है चट्टान के, तो उस वजह से जब चट्टान अपने आप को परिवर्तित कर लेगी, उसका रूप बदल जाता है, उसकी कंपोजिशन बदल जाती है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो उसी वजह से जो चट्टानें बनेंगी उन्हें हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म के द्वारा बनी हुई चट्टानें बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे जमीन के अंदर देखिए मैग्मा होता है, इसलिए मैग्मा अत्यंत गर्म है, तो जो भी उसके संपर्क में आसपास की चट्टानें रहेंगी वो अपना रूप बदल लेंगी। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है, वो है एक सेडिमेंट्री रॉक, वो बदल जाएगी किसमें, क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। सेम ऐसे ही जो चूने का पत्थर है, लाइमस्टोन, वो सेडिमेंट्री रॉक है, वो अत्यधिक ताप में अगर रहेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मार्बल में, संगमरमर के अंदर।
सेम ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि जो बिटुमिनस कोयला है वो एंथ्रासाइट में बदल जाता है, फर्दर ग्रेफाइट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है थर्मल मेटामॉर्फिज्म के। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है कि जब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों की वजह से, डायनामिक का हिंदी में अर्थ होता है गतिक, यानी कि पृथ्वी की गति जो है या जो उसकी आंतरिक हलचलें हैं उसकी वजह से जब भी वो चट्टानों के अंदर कुछ फोल्डिंग आ जाती है, कुछ बेंडिंग आ जाती है, वो झुक जाती है, ठीक है, बहुत अधिक उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, तो उस वजह से चट्टाने जो है अपना स्वरूप कई बार बदल लेती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट से नीस बनता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी जो है या जो शेल होती है वो बाद में शीस्ट में बदल जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, फॉल्ट दिख रहा है आपको, सैन एंड्रियास नामक स्थान जो है वहां का आपको दिख रहा है कि बहुत अधिक जो थी चट्टानों के अंदर का मेटामॉर्फिज्म हो गया, बिकॉज हलचलें हुई हैं पृथ्वी के अंदर। तो ये एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे डायनामिक के अंदर। फर्दर इसके दो और आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में और की है, कॉन्टैक्ट और जो अगला है आपका वो है रीजनल। कॉन्टैक्ट का मतलब स्पर्श। देखिए बात जो थी वो थर्मल और जो डायनामिक में हमने बात की वही है, जस्ट आपके रिवीजन के लिए इनको दो फर्दर कैटेगरीज में बांट दिया, बट बातें आप सेम वही रहेंगी। कॉन्टैक्ट का मतलब है स्पर्श, कि मैग्मा के संपर्क में जब भी रॉक्स आएंगी तो क्या होंगी, वो एकदम से पिघल जाएंगी, पिघलने के बाद वो पुनः जो थी वो ठंडी होंगी, और जब वो पुनः ठंडी होंगी तो क्या होगा, वो अपना स्वरूप बदल लेंगी। ठीक है, तो ये तो रहता है आपका कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। जो नेक्स्ट रहता है वो होता है रीजनल, यानी कि ये एक ऐसी घटना है जो बहुत विस्तृत क्षेत्र में घटित होगी, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े एरिया में, जब दबाव तापमान हर प्रकार की प्रोसेसेस जो थी वो अपना योगदान देंगी, तो जो आपकी रॉक्स रहती हैं वो मुड़ के बहुत अधिक गहराई में भी चली जाती हैं, और गहराई में जाके क्या होगा, वो किसके संपर्क में आएंगी, मैग्मा के। यानी कि हर प्रकार का जो मेटामॉर्फिज्म है वो रीजनल में आ जाता है, तापीय भी आ जाएगा, स्पर्श भी आ जाएगा, गतिक भी आ जाएगा, ठीक है, वो सभी इसमें आ जाएंगे। एक बड़े लेवल पे घटना जो होगी वो कहलाएगी रीजनल या प्रादेशिक रूपांतरण। ये देखिए बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं इनके, हम इनके महत्व की बात कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, इनमें से कुछ तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से, जैसे कि नंबर 2 पे आप नीस देख पा रहे हो, नंबर 4 पे मार्बल है, नंबर 9 पे फाइलाइट आप देख रही हो, 14 नंबर पे स्लेट है, स्लेट के बारे में सब जानती हो, 11-12 नंबर के ऊपर क्वार्ट्जाइट है, मार्बल ब्लैक है, 4th नंबर पे, 5th पे मार्बल ग्रीन है, मार्बल पिंक है, मार्बल व्हाइट है। मार्बल बहुत अधिक कैटेगरीज में होता है ना, तो ये सभी के सभी का इस्तेमाल होता है, नीस क्वार्ट्जाइट ग्रेफाइट इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। जो क्वार्ट्जाइट है वो कांच उद्योग में, ग्लास इंडस्ट्री में बहुत अधिक यूज होता है, बिकॉज इसको कठोरतम खनिजों में से एक माना जाता है, बहुत अधिक कठोर होता है ये, तो इजिली नहीं टूटेगा। उसके बाद जो स्लेट है, स्लेट को आप जानते हो स्कूल्स में यूज होती है, जो बिलियर्ड्स का गेम खेलते हैं जो उसकी टेबल बनती है वो इसी स्लेट से बनती है। उसके अलावा नीस है, संगमरमर है, इसका भवन निर्माण में इस्तेमाल होता है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें करते हैं, जो पेंसिल का सिक्का बनता है उसमें इसका इस्तेमाल, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट से बनता है। उसके अलावा क्या है, जो बहुमूल्य कुछ ऐसे आपकी ज्वेलरी की चीजें, जो डायमंड है, नीलम पत्थर के बारे में आपने सुना होगा, कुछ रत्न रहते हैं, वो सारे भी इन्हीं से बनते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें एग्जाम्पल में आप इजिली बता सकती हो। और जो लास्ट हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो है हमारे रॉक साइकिल। इजिली है, देखिए हमने सिंपल बात कर ली ना, कि हर प्रकार की जो रॉक है वो हर प्रकार के रॉक के अंदर बदल सकते, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक है, अब सेडिमेंट्री रॉक का मान लीजिए वेदरिंग हो गई, उसका इरोजन हो गया, और वो कहाँ चली गई, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जाके वो पुनः पिघलेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इग्नियस रॉक में। अब इग्नियस रॉक का मतलब मैग्मा, मैग्मा जो है वो पुनः अपने आसपास की रॉक्स को अत्यधिक हीट देके उसको कन्वर्ट कर देगा, तो पुनः क्या बन जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो थी वो फिर से अगर उनका भी अपरदन हो गया, वो भी किसी ना किसी लेयर में जमा हो गई, तो उनसे फिर क्या बन जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक। तो हर प्रकार की जो रॉक है वो कन्वर्ट होती रहती है बाकी के कैटेगरीज के अंदर, ठीक है ना। अगर हम देखिए इग्नियस से मैं पुनः अगर बताऊं, इग्नियस रॉक्स की हमने बात की थी सबसे पहले, प्राइमरी रॉक्स कौन सी है, हमारी इग्नियस रॉक्स हैं। इन्हीं इग्नियस रॉक्स के टूटने फूटने से क्या बनती हैं, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। उसके अलावा
जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है तो उससे क्या बन जाती हैं, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बदल जाती हैं वे। पुनः जो अवसादी चट्टानें हैं या जो रूपांतरित चट्टानें, वो पुनः किसमें चली जाएंगी, अत्यधिक गहराई में जाके दोबारा से वो क्या बन जाएंगे, इग्नियस रॉक्स। तो ये जो प्रोसेसेस थी ये चलती रहती हैं, तो इस पूरे के पूरे चक्र को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। मैं आपके लिए दो डायग्राम्स लेके आई हूँ, एक ये है, एक ये डायग्राम है। जो भी आपको इजी लगे, जो आप इजीली ग्रैस्प कर सके, आप उसको बनाइएगा। और यहाँ पे आपका ये लेसन जो है फिनिश होता है। गुड लक।